के शर्मा सर, आदरणीय पुष्पेन सर और सभी यहाँ पर बैठे प्रतिभागी, कुछ बच्चे मैं देखी हूँ एलिमिना भी हैं, PhD स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये पहला मौका नहीं है कि पुष्पेन सर हमारे आग्रह पर यहाँ आए हैं। लॉकडाउन का टाइम था 2020 में और तब हम सबका मनोबल, हम जानते हैं कि घरों में कैद थे, मनोबल हमारा गिरा हुआ था और पूरा शंका से हम ग्रसित से, अनसर्टेनिटी थी कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे में हमने ये तय किया कि घर बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं और हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की थी, उसको हैप्पीनेस सीरीज़, हैप्पीनेस डायलॉग एक हमने शुरू किया। और उसमें आइडिया ये था, हमें मालूम है कि हैप्पीनेस की बात करना अभी बहुत ही शायद वो वक्त नहीं है कि हम हैप्पीनेस की उतनी खुलकर बात कर पाएँ, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर। लेकिन ऐसे लोगों को हम तलाश पाएँ जो हमें ये गाइडेंस दे पाएँ कि आने वाला दौर जो है उसमें हम निकलेंगे भी, उभरेंगे भी और आगे बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे, जो कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि हमने वैक्सीन के नाते कैसे दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई, समाज ने किस तरह से एक दूसरे का साथ दिया और आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो पुष्पेन जी को हमने उस वक्त भी उनको अतिथि के तौर पर उस डायलॉग सीरीज़ में जब हमने ऑनलाइन बुलाया तो मुझे कहते हुए खुशी है कि उन्होंने जो गाइडेंस हमें उस दी, उनकी जो बातें अभी आप सुनेंगे तो आंख खोलने वाली तो होती ही है। पिछला बीते वक्त का आईना होती है और आने वाले दौर का एक नज़ारा भी आपको समझ में आता है। उस वक्त पुष्पेन जी ने हमें बहुत सारी बातें, क्योंकि कश्मीर की बात थी और बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स की बात थी, उन्होंने पूरा खाका हमारे सामने पेश किया और उसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव दिया हमें। वो ये था कि हमारे संविधान, क्योंकि संविधान इस देश की आत्मा अगर हम कहें, तो उन्होंने कहा कि आप अपना ओरिजिनल संविधान, मूल संविधान ज़रूर देखिए, जिसकी बातें आप उनके कभी लेक्चर सुनेंगे तो उसमें वो कई बार दोहराते हैं। और उसका असर ये हुआ कि वो तुरंत, क्योंकि चांसलर सर गुप्ता सर अभी मौजूद नहीं है, वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं पुष्पेन सर के, वो तुरंत अपने केबिन से, आपका लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत निकल के आए और उन्होंने कहा संविधान की मूल कॉपी एक जानकार हैं उनके पास रखी है। तो मेरे ख्याल में तुरंत प्रभाव से कहना चाहिए कि सेम डे उन्होंने वो भिजवा के ओरिजिनल कॉपी मंगवाई और उस कॉपी, उसकी प्रति जो है 4-5 प्रतियां करा के जितने भी हमारे कैंपसेस हैं, IIS स्कूल का कैंपस है, ICT का कैंपस है, IIM का कैंपस है, सारे कैंपस में, और उसमें फाइन आर्ट्स वालों ने, पुष्पेन सर अभी आपने देखा संविधान, उसका जो पूरा कवर पेज है वो फाइन आर्ट्स ने अपने हाथ से बनाया है मूल संविधान की कॉपी। तो हम सब स्टूडेंट से भी कहते हैं अक्सर कि हमारे मूल संविधान को क्यों देखना चाहिए, वो पुष्पेन सर से आप जान ही सकते हैं, लेकिन मूल कॉपी हमारे कैंपस में रखी है, आप ज़रूर देखें। तो ये, और उसके साथ ही उन्होंने एक पूरी फहरिस्त दी कि अगर आपको भारत को जानना है, समझना है और मौजूदा प्रगति के बारे में अंदाज लगाना है तो कुछ किताबें आप ज़रूर पढ़िए। और हम जानते हैं मीडिया की दुनिया से आते हैं तो हमारे पास ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बूते हम दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं और आने वाले समय में दुनिया को दिशा देने की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो जो किताबों की जितनी भी उन्होंने नाम गिनाए वो हमने नोट करके रखे और आज वो सारी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं और एक नहीं 2-2 कॉपीज हमने मंगवाई थी उसकी। तो पुष्पेन जी, आपने जो ज्ञान से हमें प्रेरित किया और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आज दुनिया में जो बात हो रही है, आज हम क्यों चाहते हैं कि पुष्पेन जी जैसे लोगों का संवाद जो है युवाओं से ज़्यादा हो, क्योंकि आज के दौर में हम राइजिंग भारत की बात कर रहे हैं और उसमें जो ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले, जो कि खास तौर से मीडिया के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये दौर है जब हम डेटा, पैटर्न और नैरेटिव की बात करते हैं। इन तीनों के बूते अगर हम अपनी ताकत को जितना गुना बढ़ा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो एक मौका है, मुझे लगा कि पुष्पेन जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मीडिया फेस्ट का मौका है, जब सारा यूथ होगा, बाकी के कॉलेजेस के प्रतिनिधि भी होंगे, हमारे अपने बच्चे होंगे, फैकल्टी होगी, कुछ जानकार लोग होंगे, उनसे हमारा संवाद हो और बहुत खुले मन से। संवाद का मतलब ये, हमारे जर्नलिस्ट नहीं कहा जाता था, हमारे संवाददाता कहा जाता था। जो संवाद करने का मतलब एक तरफा नहीं था, हमेशा 2 तरफा की बात थी कि आपकी बात समझें और उस पर रिस्पॉन्ड भी करें। तो मुझे खुशी होगी कि पुष्पेन जी भी उसी जिस धारा में वो हमेशा रहते आए हैं, जो उनकी पहचान है, धारा में प्रवाह जो है उनका, वो तो हम सुनेंगे ही, और उसके साथ हमारे कुछ सवाल हों तो मुझे लगता है कि वो जो लूप है पूरा संवाद का वो सार्थक हो पाएगा। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया पुष्पेन जी, और इतने कम नोटिस पर आपकी सारी भागदौड़ के बीच में हमारे लिए आप जयपुर पधारे, तो बहुत बहुत स्वागत जयपुर में, गुलाबी शहर में, IIS के कैंपस में।
बहुत स्वागत और आपके और श्रोताओं के बीच में संवाद बना रहे, आगे भी बना रहे, इस कामना के साथ बहुत बहुत स्वागत। अभिवादन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2012 से आज तक की इस यात्रा में ये ऐसा मौका है जहां मैं भविष्य के पत्रकारों के सामने बात कर रहा हूं और सारे इसमें युवा हैं और बेटियों की गिनती बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ी सुखद बात है। शिप्रा जी को मैं काफ़ी साल से जानता हूं। शिप्रा जी ने कहा कि मैंने पुष्पेन जी से आग्रह किया इसलिए वो आए हैं। शिप्रा जी मुझसे आग्रह नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी है, मैं उनके आदेश पे यहाँ आया हूँ। और इतने ऊर्जावान लोगों के सामने उस दौर में जब पत्रकारिता का पूरा रूप, उसका पूरा स्टाइल सब बदल गया है, ऐसे में उन सब के सामने बोलना, क्योंकि संचार क्रांति के इस दौर में आप कितने भी बड़े हों, कितने भी विद्वान हों, आप कोई भी बात सिर्फ कहने के लिए कह करके नहीं हट सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी इस संचार क्रांति में आपको कहीं पर भी रोक करके सवाल कर सकती है। मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज आपने अपनी यूनिवर्सिटी IIS विश्वविद्यालय में मुझे दावत दी। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्कूल की डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर इला जोशी जी, डीन आर्ट्स सोशल साइंस IIS यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रुचि गोस्वामी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़, श्री KS शर्मा जी, एडवाइज़र IIS यूनिवर्सिटी, और मेरे युवा साथियों, क्योंकि ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं है एकेडमिक जिसमें मुझे आपको कुछ बताना है। 1988 में हम लोगों ने, मेरी यात्रा पत्रकारिता की शुरू हुई और 2012 में जो मेरा आखिरी जॉब था पाकिस्तान के साथ, उससे मैंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद में मुझे लगा कि अब एकदम एक्यूरेट बोलना है, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है। किसको सच्चाई अच्छी लगती है, किसको सच्चाई बुरी लगती है, इसकी चिंता नहीं करनी। अखबार में नौकरी करें या टेलीविजन में नौकरी करें, अखबार कोई इसलिए नहीं निकालता है कि उसे समाज में क्रांति लानी है। आज इस देश में जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हैं, और आज़ादी से पहले भी अखबारों ने, अखबार के माध्यम से उन बड़े बिजनेसमैनों ने अपने स्वार्थों को अखबार के माध्यम से पूर्ण किया, और आज भी यही हो रहा है। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। इस देश में 250-300 आजकल चैनल खुले हुए हैं, 24 घंटे के चैनल हैं। जितनी न्यूज़ नहीं है उससे 4 गुना चैनल हैं, और हर एक को अपनी न्यूज़ कुछ अलग तरीके से दिखानी है। आपके सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उस वक्त संचार क्रांति नहीं हुई थी। उस वक्त की पत्रकारिता में, जो हमसे पहले की पत्रकारिता थी, वो बड़ी आइडियलिज्म की थी। और उस वक्त मुझे लगता है कि शायद पत्रकारिता का कोई कोर्स भी नहीं होता था
कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो इसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसे क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ाया जा सकता। इसे आपके पास डिग्री है और आप टॉपर हैं, इससे इस बात की दावेदारी हो जाए कि आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब मार्कशीट के माध्यम से आप कुछ करते हैं तो मार्कशीट आपको नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन मार्कशीट आपको क्रांतिकारी नहीं बनाती है। मार्कशीट आपको सच बोलने से रोकती है। ये उसकी अपनी एक कैरेक्टर है। इसलिए हम ये तो मानते हैं कि इस दौर में बहुत सारे मीडिया स्कूल खुले, लोगों को नौकरी भी मिली, लेकिन इस पत्रकारिता ने राजेंद्र माथुर पैदा नहीं किया। इस पत्रकारिता ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया। जब दिल्ली आए थे तो डीटीसी की बस में चलते थे, और अब जिस उम्र में पहुंचे हैं तब दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में 100-100 करोड़ के उनके पास मकान है। आप उनसे समझते हैं कि वो क्रांति करेंगे या वो कर रहे हैं, ये बड़े पत्रकार हैं, तो ये बहुत बड़ा भुलावा है और झूठ है। पत्रकारिता का मापदंड अगर नौकरी और तनख्वाह होती है और उससे आप बड़े माने जाते हैं तो फिर वो पत्रकारिता नहीं है। वो आप किसी कंपनी का, किसी संगठन का, किसी राजनीतिक दल का, किसी सरकार का पीआर तो कर सकते हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। अब मैं ये कहूं कि वो आइडियलिज्म की पत्रकारिता थी तो आपको भी आइडियल होना चाहिए। जब समाज के आइडियल बदल गए तो फिर आपका आइडियल कैसे कोई हो सकता है? लेकिन आपको एक आसानी है। हम लोगों के जमाने कम अखबार थे, कम टेलीविजन थे, कोई दूसरा माध्यम नहीं था, तो हमको अपनी बात कहने के लिए रेफरेंस लेने पड़ते थे। आज इस देश में कम से कम 5 करोड़ यूट्यूब चैनल पे पत्रकारिता हो रही है। उसमें कुछ तो जेन्युइनली कर रहे हैं और कुछ पत्रकारिता के नाम पर किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें पत्रकारिता अलग है, उसमें उनकी ओपिनियन 100% है। इसलिए आज आप के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि आप सुनी सुनाई बातें, किसी XYZ की लिखी किताबें पढ़ करके अपनी बात को सच नहीं साबित कर सकते। आज किसी भी कीमत पर, भले आप पत्रकार हो या ना हो, ये तो सेकेंडरी इशू है। पहला इशू यह है कि आप किसी विषय के जानकार हैं, आपकी जो जानकारी है उसकी सोर्स क्या है, और अगर ओरिजिनल सोर्स से आप बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि 1988 से लेकर के 2012 तक हमको लगता था कि हम बड़े पत्रकार हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे, हमारी कोई पत्रकारिता से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन एक चीज का संतुष्टि होती है कि आज जो भी कुछ हम कहते हैं इस हॉल में बैठे बैठे लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और जब सड़कों पे निकलते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, 3 व्हीलर में बैठते हैं, तो जो कुछ वो जो गरीब आदमी जो स्कूटर चला रहा है उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि ये जो बात उसने कही है, इस बात का जवाब वो काफी सालों से ढूंढ रहा था। इसलिए वो रोक करके स्कूटर पैसे भी नहीं लेता और पैर भी छूने लगता है। तब लगता है कि हमने पत्रकारिता के माध्यम से पिछले सालों में इस समाज को गुमराह किया है। उपवाद की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे मैं मानता हूं हमारी जरूरत क्या है, हमारे विषय क्या हैं,
हमारे संकट क्या हैं, हमको उसका हल दिया कि नहीं दिया। इसलिए अखबार बटे हुए हैं, ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये चैनल उस पार्टी का है, ये सब बटे हुए हैं। तब 2012 में लगता था कि कभी कभी एक ऐसा भी समय था जब अखबारों में लेटर टू एडिटर लोग भेजते थे और एडिटर उसमें भी विचारधारा तय करता था कि ये वाला छपेगा, ये वाला नहीं छपेगा। लेकिन जिन लोगों को लगता था कि हम बहुत ज्ञानी एडिटर हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बड़े बड़े एडिटर जिनका बड़ा नाम लिया जाता था, उन्होंने अपनी पूरी पत्रकारिता की धार जो भी रखी हो, शायद हम लोग युवा थे तो कभी समझ नहीं पाते थे कि क्योंकि बड़े एडिटर हैं, बड़ा नाम है। अब समझ में आता है कि सबने अपनी धारा तय की हुई थी और किसी को कांग्रेस पार्टी में डुबकी लगानी थी, किसी को बीजेपी में डुबकी लगानी थी, किसी को समाजवादी पार्टी में डुबकी लगानी थी, और सब आज की डेट में एमपी बन के रिटायर हो गए। और हमने ऐसे भी पत्रकार देखे जिनके अंडर में काम किया कि पत्रकार और एडिटर रहते हुए एक पार्टी के द्वारा टिकट पे चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, चुनाव के बाद फिर एडिटर बन गया। उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष हैं। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, उससे लगता है कि विचार एक अलग चीज है। विचार किसी का भी कोई हो सकता है, विचार की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन फैक्ट का कोई विचार नहीं होता और उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। फैक्ट फैक्ट ही रहता है, अनंत काल तक रहता है। लिहाजा मैं छोड़ने का कारण बताता हूं। जहां मैं पला, जहां मैं बड़ा हुआ, जो कुछ मैंने वहां ओरिजिनल सोर्स से पढ़ा, उसको लिखने की इजाजत नहीं थी। एक कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तो 2012 में जब मुझे लगा कि जहां मैं पैदा हुआ उस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, तो बहुत कुछ जो मुझे अपने बारे में कम और इस्लाम के बारे में ज्यादा कंपलसरी था पढ़ना। तो जब मैं पाकिस्तान गया अपने 10 साल के टेन्योर में, तो वहां मैंने देखा कि उनकी अलग ही दुनिया है। वहां पत्रकारिता हमसे भी ज्यादा आगे निकल गई थी। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि भारत के जनमानस को, आम आदमी को, जिनके लिए कहा जाता है पत्रकारिता की जा रही है, पत्रकारिता टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी के लिए नहीं की जाती है। उनसे तो विज्ञापन लिया जाता है और विज्ञापन देते वक्त वो अपनी शर्त रखते हैं, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। इसलिए उस वक्त तक सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया था। तब हमने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, अगर समाज को अच्छी लगेगी ठीक है, नहीं भी अच्छी लगेगी तो अपनी बात कहते रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा, शब्दों का चयन का नहीं होगा, विषय के चयन का नहीं होगा। और तब से लेकर आज 2024 हो गए, हम उन विषय के बारे में बोल रहे हैं जो इस समाज को या तो डेलिबरेटली छुपाए गए या स्वार्थ के कारण छुपाए गए। हजारों करोड़ों संगठन हैं, हर गली में 4 संगठन है, हर दावा करता है कि हमने ये बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन सच ये है कि कुल मिलाकर सब आपस में मिले हुए हैं और आम जनमानस को सही बात ना पता चले। सबकी कोशिश यही है और उनका झूठ का नैरेटिव, उनकी झूठी बातें, झूठे स्लोगन, उसके बारे में कभी समाज सोचे ना। नीरज अत्री साहब का नाम सुना होगा, अच्छा काम कर रहे हैं। सुशील पंडित अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज आपके पास बहुत बड़ी रेंज है। इसलिए मैं उन मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे ये समाज पिछले 700 साल से लड़ रहा है। और इस तरीके से आपके सामने चीजें रखी
कि आप कभी उस सोर्स तक पहुंच ही ना पाओ। और जब आपको ओरिजिनल नहीं पता चलेगा तब आपका नैरेटिव 100% गलत होगा। इसलिए भाषा के साथ खिलवाड़ हुआ, लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ हुआ। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यह है कि शिक्षा और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। हमको ये बताया गया कि आपने अगर आईएएस हो गए तो आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े पद पे पहुंच गए तो आप बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञान का किसी पद से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा को दुनिया में क्या होता है मैं नहीं जानता, हमारे भारत में बताता हूं। शिक्षा स्कूल में मिलती है, शिक्षा को शिक्षा मंत्री चलाता है, और शिक्षा मंत्री कभी स्कूल गया नहीं है। वो खुद हाई स्कूल फेलियर है लेकिन भारत की शिक्षा मंत्री बना हुआ है। और फिर इस कोर्स में ये होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तो आपको अंदाजा होगा कि शिक्षा का क्या हाल है। दुर्भाग्य है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री भारत की राजनीति की भेंट चढ़ा। 1888 में वो शख्स मक्का के अंदर पैदा हुआ, 1904 में भारत आए, और 1947 से लेकर 1958 तक जो आदमी किसी स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, मदरसे में नहीं गया, वो 1947 से लेकर 1958 तक भारत का पहला शिक्षा मंत्री रहा। कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये राजनीतिक मजबूरियां होती है कि इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। वो ये नहीं सोचते कि हम किसको क्या बना रहे हैं, उसकी कुछ उसमें जानकारी भी है कि नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ बदला है, लेकिन कुछ कुछ जरूर बदला है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हमने कम से कम पिछले 700 सालों में इतना झूठ पढ़ा और इतना सुना है कि सच बोलने से डर लगने लगता है। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इस 13 सालों में, कि आप सच बोलेंगे, हो सकता है आपको सच बोलने से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं, आप किसी नौकरी की दौड़ में हो, आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपने उस बने बनाए नैरेटिव को फॉलो नहीं किया, आपने अपनी रिसर्च करके कुछ नई बात कही, नौकरी ना मिले आपको, लेकिन अंततः बात आप ही की मानी जाएगी, बड़ा बदलाव। इसलिए आप सब लोग ग्रेजुएशन के बाद के लोग होंगे, सब ग्रेजुएशन करने के बाद आए होंगे, नहीं कर भी। भारत की आजादी कब हुई थी? जोर से बोलिए। 1947। भारत आजाद हुआ था? कहां पढ़ा आपने? कहां पढ़ा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ? स्कूल में। स्कूल में जो पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहां पढ़ा था? मैंने वही कहा ना। तो इसका मतलब है कि जो झूठ एक बार चला वो 2024 तक पहुंच गया। हम दुनिया की खोज करने वाले लोग हैं। हम आज नहीं पहली बार चांद पहुंचे, बहुत पहले दुनिया को हम सब कुछ दे चुके, जब दुनिया की जीडीपी में हम 87% कंट्रीब्यूट करते थे। जो जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उसको एक समय के साथ मार दिया गया, डेलिबरेटली मारा गया, और आपको लगा कि डिग्री और डिग्री के बाद नौकरी, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ब्रिटिश आर्काइव में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में, भारत की आर्काइव में, भारत के आजादी के उस वक्त के किसी डॉक्यूमेंट में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है नहीं लिखा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट है उसको बताया नहीं गया। इसलिए मैंने कहा, सत्ता पे आने के बाद जिन लोगों को आना था उन्होंने वही नैरेटिव रखा, और शुरू के सालों में वो इतना फैलाया गया कि लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत क्या है, इसको जानने की जरूरत क्या है। ठीक है, सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाया जा रहा है,
भाई स्कूल भी तो हम ही सब चला रहे हैं, किताब भी तो कोई हमारे बीच का आदमी छाप रहा है, और नेता तो महान लोग हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आप सोचिए कि 70 सालों के बाद जिस यात्रा में आज आप युवा खड़े हैं, अगर आपको पता चले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत है तो आपको कैसा लगेगा? और पता चले कि जिसे मैं पिता मान रहा था वो मेरा पिता है ही नहीं, कितनी तकलीफ, कितना गुस्सा आएगा आपको। और फिर आप हर एक से सवाल पूछेंगे कि यार मेरे पिता कौन थे, वो तो सही बताते, ये देश कब पैदा हुआ उसको तो सही बताते। हो सकता है हमारे दौर की मजबूरियां थी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आज के बच्चे को, आज के युवा को कम से कम ये कहने का अधिकार नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन के इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप किसी भी एक सोर्स को पकड़ करके आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं। इसलिए भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ है। जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो लाइन बताने से डरते हैं लोग। और अब खुल के लोग बोल रहे हैं तो पूछ रहे हैं, जो शिप्रा जी ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि संविधान की कॉपी आपके इंस्टीट्यूशन में रखी हुई है, और जो संसद में रखी है, जिससे संसद चल रही है, उसमें ओरिजिनल कॉपी नहीं रखी है। अब ओरिजिनल कॉपी और संविधान की वर्तमान कॉपी में फर्क क्या है? अगर आप अपने सिविलाइजेशन का ओरिजिनल सोर्स नहीं जानते, यानी आपके पूर्वज कौन थे, दादा कौन थे, नाना कौन थे, पिता कौन थे, तब उस हायरार्की से आपको पता चलेगा कि हम थे कौन, कहां से चले थे, हम आज कौन हैं। अगर ये पता नहीं चलेगा तो आप बड़ी गाड़ियों में घूमते रहिए, बड़े बड़े मकान बनाते रहिए, आप कहते रहिए कि हम दुनिया की सबसे सुपीरियर सभ्यता थे, लेकिन लोग उठाए गिरे चोर उचक के आप पे राज कर रहे हैं। आप कभी बंगाल से भागते हैं, कभी केरल से भागते हैं, कभी कश्मीर से भागते हैं, कभी यूपी से भागते हैं। आप सिर्फ भाग रहे हैं क्योंकि आपको सच बोलने से डरा दिया गया। लोग कहते हैं राजनीतिक पार्टियों के बदलने से, सत्ताओं के बदलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसलिए आज भी भारतीय पत्रकारिता में एक सच को सच कहने के लिए किसी एडिटोरियल के ऊपर हजारों अखबार निकलते हैं। हम जब एडिटोरियल क्यों लिखा जाता है, उसके अंदर पॉलिसी होती है, उसमें विचार होता है। बाकी अखबारों में खबर होती है 2 मरे 4 घायल टाइप की। अगर हम एडिटोरियल पेज पे भी सच नहीं लिख रहे तो आप ये मान लीजिए कि आपका एडिटर के मालिक, उनका अपना एजेंडा है। अब पूरी मेन लाइन पत्रकारिता को कोई तवज्जो नहीं देता। 24-24 घंटे चिल्ला चिल्ला के, जैसे हमारे दिल्ली में कहते हैं नोएडा नोएडा नोएडा, बस में बैठने के लिए, वैसे ही सब चिल्ला है। अब कोई बैठता नहीं। इसलिए आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत का जो संविधान है, उस संविधान की कहानी मैंने कई बार बोली है, और इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी बात यहां तक पहुंची और वो कॉपी आ गई आपके पास, और सरकार से के ऊपर हम इनडायरेक्ट दबाव बना रहे हैं। अब सरकार का अपना कंपल्शन होगा, सरकार कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन इस संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी आप देख रहे हैं, ये संविधान पूरा बन चुका था। इसमें जितनी धाराएं शाराएं आनी थी सब बन गई थी, और ये 70 साल पुरानी कहानी है, कोई 700-800 साल पुरानी कहानी नहीं है। और 70 साल किसी भी इतिहास में एक लम्हे के बराबर होते हैं। आप सोचिए कि ऐसे लोगों की कि हमारे बातचीत के डिस्कोर्स में भी वो लोग नहीं आए, कभी उनकी चर्चा नहीं हुई, कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं गया, एक रटी रटाई बातें बस लोग कहते रहे। लेकिन आज इस दौर में हम उस पर एक बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे संविधान की कॉपी दिखाई गई, मैं बहुत खुश हूं उसे देख करके कि आज की युवा पीढ़ी उसको इसलिए न देखे कि उसमें कौन सी धारा थी, कौन सी धारा नहीं थी,
धाराएं बदलती रहती हैं संविधान में, अमेंडमेंट होते रहते हैं संविधान में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब भारत का संविधान पूरा कंप्लीट हो गया तो जो हमारे फूल वाले चचा जी थे, उनका अपना बहुत सेठ थी, पावरफुल थे, और ये भी शायद इस देश को नहीं पता कि हम जब बार बार ये कहते हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो उस प्रधानमंत्री ने शपथ पहली बार कब ली थी, ये भी नहीं बताता। क्योंकि जिस चैप्टर को खोलेंगे वहां से एक नया इतिहास आपको मिलेगा, और फिर वो जो लोग अपने आप को महान, विजनरी, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए कुछ लोगों ने समग्रता में ऐसा ब्लैंक आउट कर रखा है कि आप सच जाने ना। ये अंग्रेजों का जो कैबिनेट मिशन प्लान आना था उसमें ही तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और सिर्फ हमारी पहली और आखिरी पसंद नेहरू है। इसलिए नेहरू ने शपथ पहली बार कब ली मुझे नहीं पता, लोगों को कितना, आप सब जानते हैं 1547 को ली, यही मालूम है ना आपको, एक एवरेज आता है। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से पहले 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉवेल द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी और यूनियन जैक के नीचे उन्होंने शपथ ली, और उस समय वो ब्रिटेन के राजा के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ। और कमाल है कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो भी पूर्वज रहे होंगे या तो बड़े असहाय थे, या जो लोग बोले होंगे उनकी आवाज दबा दी गई। ताज्जुब लगता है मुझे कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया, उन्हीं लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना की। ऐसा होता है कि अच्छा हमने तुम्हें गुलाम बनाया, अब तुम हमें आजाद करने के लिए हम एक संगठन बना रहे हैं। और 1985 में कांग्रेस को ए ह्यूम ने बनाया, और उसके बाद 5 अध्यक्ष ब्रिटिशर्स रहे कांग्रेस के। तो उनका कोई मन परिवर्तन हो गया था क्या कि नहीं अब हम अत्याचार नहीं करेंगे, हम इन्हें आजाद करेंगे। तो आज हमारे यहां क्योंकि संचार क्रांति है, छोटी छोटी चीजें बड़ी तेजी से फैल जाती हैं। जो आज हमारे यहां अभी चुनाव का दौर है, लोग कहेंगे मशीनें हैक हो गई, घपला हो गया। भारत की आजादी सबसे बड़ा पॉलिटिकल घपला है, और मैं अपनी बात को सिर्फ 2-3 पॉइंट से रख के समझा दूंगा आपको। 1946 में 4-5 ऐसी घटनाएं हैं जिनको कभी उसी सीक्वेंस में नहीं बताया गया। एक इधर बताई और एक इतने साल बाद इधर बताई, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। जनवरी से लेकर के सितंबर तक में 4 या 5 घटनाएं घटी। उन घटनाओं से आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़। वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया 1940 में। अमूमन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 2 साल के लिए चुने जाते थे, लेकिन उसी वक्त 1940 में 23 मार्च 1940 जो आज पाकिस्तान के अंदर शहर है, वो भारत का शहर हुआ करता था उस वक्त। उस शहर का नाम है लाहौर। वहां मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और जिन्ना वाज द प्रेसिडेंट। और उस चुनाव के बाद जिन्ना ने पब्लिकली ये कहा कि जो असली मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग के पास हैं और नकली मुसलमान कांग्रेस के पास हैं। बस कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमको ये साबित करना है कि नहीं हमारे पास असली हैं, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को 40 में आनन फानन में अध्यक्ष बनाया गया और वो 1946 तक अध्यक्ष रहे। अब 1946 तक स्थिति बदल चुकी थी, कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका था, 15 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हो चुके थे और उस चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग का नारा था
मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान। और उस समय कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट नजर आती थी। पूरे देश में 1585 सीटें थी, जिसमें 492 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए, और चुनाव हुआ उसमें 429 सीटें मुस्लिम लीग जीती और बाकी सीटों पर कांग्रेस जीती। कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। यहां से आपको समझ आएगा कि हम किधर की तरफ जा रहे थे। वो जो उनका वंशज है, जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा है, उसकी परेशानी समझिए। 1946 में कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना था। मौलाना आजाद रिजाइन कर चुके थे, तो कांग्रेस पार्टी ने नवालाल नेहरू को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। यह कांग्रेस के अंदर की स्थिति थी। तो गांधी जी अंग्रेजों से वही बात करते थे, तो गांधी जी ने दबाव डाला और अपने तथाकथित मॉरल को इमोरल काम किया उन्होंने, और उनको फिर कैंडिडेट बनाया, नेहरू को। इसलिए पार्टी के लाइन पे आप बोल सकते हैं आज की राजनीति एक अलग चीज है। मैं उस वक्त भी मानता हूं कि उस कांग्रेस पार्टी में बड़े से बड़े नेशनलिस्ट लोग पड़े हुए थे। आप सोचिए कि जिस आदमी को पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, गांधी जी ने इंटरवीन किया और कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, क्योंकि अंग्रेजों ने कन्वे कर दिया था। तो गांधी जी तो अंग्रेजों के बिहाफ पे काम कर रहे थे। अब वो कैंडिडेट हो गए, तो 15 प्रांतीय असेंबलियों से कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डाले। उसमें पट्टाभी सीतारमन भी कैंडिडेट थे, उसमें सरदार पटेल भी कैंडिडेट थे। 15 लोगों के वोट दिल्ली आए और उस पूरी प्रोसेस को देखने के लिए गांधी जी ने बहुत चालाकी से अपने सबसे नजदीक आदमी को उस पूरे प्रोसेस का इंचार्ज बनाया कि उनकी देखरेख में यह पूरा प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए इतिहास में ऐसे लोग हैं जो हो सकता है उनका बड़ा नाम ना हो, लेकिन वो कितने गुमनामी में रहे, और जब उनको एक डॉट बराबर भी जिम्मेदारी हुई तो वो इतना बड़ा काम कर गए जिसके कारण हम यहां खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। उन्होंने अपने सबसे नजदीकी, चाहे वो अफ्रीका गए हो, चाहे वो लंदन गए हो, चाहे जितनी भी कॉन्फ्रेंस, उसमें एक ही आदमी उनके सबसे नजदीक था, उसी को साथ रखते थे। उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। उनको अपॉइंट किया कि आपकी देखरेख में। अब गांधी जी ने सोच के किया, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी से ज्यादा बहादुर, ईमानदार, उस दौर में इतनी नजदीकी के बाद भी, और बापू से नजदीकी, ओहो, उसके बाद भी उस आदमी ने अपने जाने से पहले जो कुकर्म करवाया गया उससे वो लिख के चला गया। लेकिन गांधी जी के नाम से जो लोग गांधी लगा करके देश में सत्ता में बैठे, उन्होंने भारत सरकार द्वारा छापी उस किताबी को गायब कर दिया, मिली नहीं। और जब वोट पड़े, 15 वोट आए, तो एक वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, एक वोट आचार्य जी को मिल गया, एक वोट इनवैलिड हुआ, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। तो आप कांग्रेस के दो लोगों को सोचिए। आज जब आप बहुत सारी चीजों को सवाल करते हैं तो पार्टी लाइन पे चला जाता है। उस वक्त भी विद इन कांग्रेस में लोग थे जो ये जानते थे कि ये गड़बड़ मामला है। तो पहले तो कैंडिडेट नहीं बनाया, और बनाया तो उसके बाद उस पार्टी के किसी एक आदमी ने नेहरू के फेवर में वोट नहीं दिया। जो आदमी अपनी पार्टी का एक वोट नहीं प्राप्त कर पाया, उसको 2 सितंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में यह साफ साफ कर दिया गया था कि नेहरू के अलावा हम किसी को सत्ता नहीं देंगे। और फिर तीसरा कमाल, 1946 में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, इंटरिम सरकार बन रही है। इंटरिम सरकार के अंदर जो मंत्री थे, जैसे आज जब मंत्री बनाए जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास नाम भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए, और मोरलेस क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो राष्ट्रपति उस पर कोई ऐसा सवाल नहीं उठाते।
कि भाई इसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया, साइन हो गया। जो इंटरिम सरकार बनी उसमें जो मंत्री थे वो वहां एटली साहब के पास गए अप्रूव होने के लिए, फिर उसके बाद वो यहां मंत्री बने। तो जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, कमाल की आजादी है ये। वो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। इस मामले में हो सकता है पाकिस्तान से डिफरेंसेस हो सकते हैं, छोटा है, ऐसा है, छोड़ दीजिए, वो उनका इंटरनल मामला है। पाकिस्तान को जब कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन आपके गवर्नर होंगे, तो उन्हें 4 मोटी मोटी गालियां दी कि दिस बास्टर्ड विल नॉट बी अलाउड इन द पाकिस्तान, हम अपना आदमी बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया, हमने नहीं बनाया। और एक चिट्ठी, क्योंकि मैंने बताया कि इस संचार क्रांति में किसी भी डॉक्यूमेंट को हासिल करना मुश्किल काम नहीं है, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। 28 अप्रैल 1948, जो 15 अगस्त 1947 को देश आजादी की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त को छोड़ दीजिए, 28 अप्रैल 1948 की एक चिट्ठी है जिसमें जवाहरलाल नेहरू के साइन हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट। और उस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं? उस चिट्ठी में 48 में लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? एटली को लिख रहे हैं। एटली साहब की जो कैबिनेट की मीटिंग है उससे निकाला हुआ कागज है, क्योंकि हमारे यहां छुपाने का रिवाज है, वहां सब कुछ ओपन है। उस चिट्ठी में लिख रहे हैं कि माउंटबेटन साहब को उनका ट्रांसफर बर्मा कर दिया गया है, तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके लिए चिट्ठी लिख के 1948 में आप ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली से अप्रूवल मांग रहे हैं और भारत आजाद है। जिस संविधान की बात हो रही है ना, जिन लोगों को बड़ी तकलीफ है कि इसमें ये बदलाव नहीं होना चाहिए, वो बदलाव नहीं, ये संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटो कॉपी है। इसमें कुछ हो गया है, बाकी नहीं हुआ है। और जो एक ऐसी चीज थी कि आज के लोगों में जो अपनी सिविलाइजेशन को जानना चाहते हैं, हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हम दुनिया में क्यों ऐसे माने जाते थे कि सब दुनिया हमारा लोहा मानती थी, उसको वो लिख नहीं पाए क्योंकि उनकी ताकत नहीं थी। लेकिन उसमें भी लोगों ने कैसे रास्ता निकाला और किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को वो आगे कर गए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप जब समय आता है ना, तो कोई ना कोई रीजन बन जाता है, हम इसके कारण जान पाए, उसके कारण जान पाए। इसलिए आज आपको ये कम से कम कहने का मैं समझता हूं कि हक नहीं है कि ये बात हमें पता नहीं है। आपके टिप्स के ऊपर सारी चीजें हैं, ओरिजिनल सोर्सेस के साथ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके लिए किसी लाइब्रेरी का मेंबर, किसी जगह पढ़ने की जगह कमरा नहीं, चलते चलते आपको पता चल सकता है, बशर्ते कि आपको अपने कौन थे, हमारी सिविलाइजेशन क्या थी, हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या थे, ये तभी पता चलेगा। संविधान बना, इसकी चर्चा बहुत होती है, अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर ने संविधान बनाया, और एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि लगता था कि जैसे बाकी लोग संविधान में सिर्फ देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं अंबेडकर के उस बात को एप्रिशिएट लोग नहीं करते हैं राजनीतिक कारणों से, कुछ उनके सरनेम के कारण नहीं करते होंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अंबेडकर का सरनेम क्या है, अंबेडकर की विचारधारा क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस जड़ में इंटरेस्टेड हूं जिसने अंबेडकर ने यह काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। जब यह संविधान पूरा लिखित में कंप्लीट हो गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बात मैं ओरिजिनल सोर्स इसलिए बता रहा हूं कि उसमें जो तीसरे आदमी थे उनका देहांत 2007 में हुआ है, और उनका परिवार जबलपुर में रहता है, और उनके बेटे हमारे आसपास की उम्र के होंगे। उनकी अपने पिताजी से सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है। जब संविधान लिख गया तो अंबेडकर ने कहा ये बात
अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कह रहे हैं, वो संविधान सभा के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, और अंबेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कई कमेटियां थी, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी में थी। उन्होंने कहा कि संविधान में यह लिखा है, और उसकी पहली लाइन है संविधान की, इंडिया दैट इज भारत। अब देखिए, अगर आपकी डिजायर है, आपको वो भूख है, तो आप बहुत विपरीत स्थितियों में भी खड़े हो तो भी आप अपना काम कैसे करके जाते हैं, जिससे उस वक्त के लोग अफेंड भी ना हो, लेकिन आने वाले 1000 सालों तक आप जिंदा रहेंगे। मैं इसलिए इन दो लोगों का नाम इसलिए लेता हूं कि वो सब कुछ सुन के आए होंगे। अंबेडकर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इसमें इंडिया तो दिखाई दे रहा है बट भारत तो नहीं है इसमें। इंडिया दैट इज भारत पहली लाइन है। इंडिया पहले आया था या भारत पहले आया था? तो इंडिया दैट इज भारत कैसे होगा? भारत दैट इज इंडिया। उल्टा नहीं हो सकता ना, पिता पिता ही रहेगा ना। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इस पर डिबेट नहीं करते। हम इस संविधान में भारत कहां है, ये तो कॉपी है, तो भारत को हम कैसे जिंदा रखेंगे? तब उन दोनों के बीच में बात हुई और ये बिल्कुल खामोश रही। और उसमें उन्होंने कहा कि भारत क्या था, अनादिकाल से, हजारों सालों से भारत की क्या परंपरा थी, क्या आस्थाएं थी, क्या मान्यताएं थी, क्या सरोकार थे। उन्होंने कुछ उसमें बदलाव नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि हम हजारों साल पहले हमारे यहां स्टेट के और सेंटर के क्या रिलेशन होते थे, हमारे यहां गवर्नेंस कैसे होता था, हमारे आइडियल क्या थे, उन सब चीजों को चिन्हित करना इतने कम टाइम में कि चचा को पता न चले। ये सब कुछ उन दोनों ने किया। और उसके बाद तय करके एक बंगाल में शांति निकेतन एक जगह है, आप सबने सुनी होगी। उस शांति निकेतन में जो सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट थे उनका नाम था नंदलाल बोस। उनको चुपचाप से बुलाया राजेंद्र प्रसाद ने और यह समझाया कि संविधान की कॉपी आप ले लें, और इस संविधान में अलग अलग विषय पे बातें लिखी गई हैं। उस विषय में हमारे हजारों साल पहले क्या चिन्ह थे, हम उसको चिन्हों के माध्यम से उसमें प्रदर्शित करेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज जिस विषय को आजकल आप लोग टेलीविजन पे सुन रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट है उससे। उन लोगों को यह संविधान सौंप दिया गया और उनकी टीम में एक 22 साल का लड़का था। उस 22 साल के लड़के का नाम था राम विभोर सिन्हा। वो जबलपुर के रहने वाले थे और यह काम सौंपा गया कि इस पूरे संविधान में चित्रों के माध्यम से हजारों साल पुरानी सभ्यता को जीवित करना है। और यह काम वहां शांति निकेतन में खामोशी से चल रहा था। नेहरू जी को इसका हल्का सा भनक लगी, क्योंकि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी भी कभी उनको कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए शांति निकेतन भेजा था और नंदलाल बोस को वो जानते थे। वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है आप लोग कुछ चित्र बना रहे हैं। तो नंदलाल बोस ने कहा चित्र तो बना रहे, लेकिन जो लड़का बना रहा है वो तो गया हुआ है दिल्ली, यहां बंगाल से बाहर, जबकि वो उनके बेसमेंट में काम कर रहा था। और चित्र सारे बनाने के बाद वो दिल्ली आ गए और छपने जब ये जा रहा था, उससे एक दिन पहले पता चला कि इसमें ये चित्र लगे हुए हैं। अब उनके सामने संकट ये था कि तो ओरिजिनल कॉपी भी बना दिया गया। तब उन्होंने दबाव डाला और जो उनके रिश्तेदार लगते थे नेहरू जी के, अपने 2 रिश्तेदारों की तस्वीरें डल गई उन्होंने। एक जगह उसमें अकबर डाले गए, दूसरे उसमें टीपू सुल्तान डाले गए। यही 2 तस्वीरें संविधान में हैं जो एक पेज पे 2 हैं। अब आप कहेंगे कि तस्वीरों का महत्व क्या होता है? तस्वीरों का महत्व यह होता है कि जब हमारे उन दोनों आर्टिस्टों ने तय किया तो भारत के संविधान जो प्रियम्बल है, उसके बाद जो पहला पेज है
उस पहले पेज के ऊपर वो नंदी बन रहा है जिस नंदी की लड़ाई विष्णु शंकर जैन बनारस में ज्ञानवापी के नाम से लड़ रहे हैं। अब अगर ये पहले पता होता तो इतनी डिबेट नहीं होती कि असली नंदी कौन सा है। अब कहते हैं ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, साहब हिंदू देवी देवताओं की बात करना कम्युनलिज्म है, तो हमारे पूर्वज उसमें अंबेडकर सरे फहरिस्त थे, तो उन्होंने 5वें नंबर पेज के ऊपर मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर है, उसमें छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसमें सुभाष की तस्वीर है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है, उसमें गुरुकुल की तस्वीर है, उसमें जैन जो पंथ है उसका पूरा चेहरा है, उसमें बौद्ध धर्म है। तो अगर ये होता तो फिर आप कैसे कहते कि भारत सेकुलर? हमारी आस्थाएं तो वो थी भाई, वो उन्होंने डाला और उसके बाद छाप के चले गए, वो ओरिजिनल संविधान था हमारा। लेकिन फिर किस तरीके से लगा कि भाई ये तो जो उस वक्त के हालात हैं, और नेहरू जी तो कह रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट आई में हिंदू, ये तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बाई कल्चर आई में मुस्लिम, बाई एजुकेशन आई में इंग्लिश मैन, बाई एक्सीडेंट आई में हिंदू। तो बाई एक्सीडेंट हिंदू को इतनी तकलीफ हुई कि उसके बाद जो कॉपी छपी उसमें से तस्वीरें माइनस कर दी गई। ये जो तस्वीर आपके संविधान में है, ये भारत की पार्लियामेंट में हीलियम गैस के अंदर रखा है, इसकी बहुत खस्ता हालत हो गई है। लेकिन जिस आदमी को आपने चुना है, इसको पॉलिटिकल रूप में मत देखिएगा। मैं फिर कहता हूं कि किसी की तारीफ करने से ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने तारीफ कर दी तो वो हमारा आइडियल ही है। इस घनघोर स्थिति में अगर किसी ने अपनी उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम सड़कें बनवाने और एक्सप्रेसवे बनवाने के साथ साथ ये किया है, तो वो कोई भी हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो तस्वीरें गायब हो गई, लेकिन इस हालात में जहां हर जगह जेएनयू बैठा हो, जहां हर गली के अंदर 4 लोग खड़े हो जाएं, सड़कें जाम कर दें हर छोटी छोटी बात पे, ऐसे में वहां फैसले एकदम नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं देश का गृह मंत्री शाम में घर पे दरवाजा खटखटाए और ये पूछे आप सुरक्षित हैं, कुछ आपके लिए मैं करूं, अच्छा आप चले जाइए। फिर वो दूध भी सस्ता कर दे, यूरिया दूध में मिलाने की इजाजत भी आपको दे दे, और फिर आपको संस्कृति भी चाहिए, सरोकार भी चाहिए, अपनी सभ्यता भी चाहिए, और आपको 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री देने में आप अपना वोट भी उसी को दे देते हैं। फिर सभ्यताओं का पुनर्निर्माण नहीं होता, फिर दलालों का पुनर्निर्माण होता है। तो आपकी भारतीय राजनीति में आपको जब मौका मिलता है तो आप वोट तब देने जाते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं, क्या सोच के दे, क्या सस्ता कर दे। यानी सारी पार्टियों का नैरेटिव है, एक कहता है हम 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, एक अभी आए हैं खुद बेरोजगार हैं, कह रहे हम 1 लाख रुपए देंगे। मतलब कहां से दोगे तुम? मेरे टैक्स पेयर से लोगों को खरीद करके तुम प्रधानमंत्री बनोगे, मेरे टैक्स की बनी तुम लाखों 1-1 लाख रुपया कैसे बांटोगे भाई? हु आर यू? ये मैनिफेस्टो का एजेंडा ही गलत होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप लोगों को पैसा दे करके, कुछ चीजों की रियायत दे करके आप खरीद रहे हैं। आप कोई पॉलिसी डिसीजन करें समझ में आता है, लेकिन हम 1 लाख रुपया देंगे, हम साड़ी देंगे, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ऐसे लग रहा है कि बोली लगी हुई है इस देश के अंदर, भूखे नंगे हिंदू घूम रहे हैं सनातनी, कोई साड़ी में बिक रहा है, कोई ब्लाउज में बिक रहा है, कोई पेटीकोट में बिक रहा है, कोई पैंट में बिक रहा है, कोई दूध में, कोई बिजली में, कोई चावल में। कमाल। और हम कहते हैं हमारी बड़ी भारी सभ्यता है, हमारा ये इतिहास है। आपका क्या इतिहास है भाई? इस पे हमको कभी शर्म नहीं आती। एज ए सिटीजन हम जब चुनाव वोट करें, किसी को वोट दें, कि ये करने क्या आया है। सड़कें तो पहले भी थी, सड़कें आज भी हैं, आज ज्यादा अच्छी हो गई, आज आप ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो ये तो बदलती रहेगी। जब ये नहीं था तब महाभारत में संजय कैसे देख रहा था लाइव? युद्ध की कहानी संजय ने कैसे बता दी महाभारत के अंदर? और आज कैसे हो रहा है कि वहां अमेरिका में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, आपने घर में देखा। तब भी तो ये वेव्स थी और आज भी वही वेव्स हैं। कुछ लगा दिया तो पता चल गया, ऐसा तो नहीं है। तो किसी जैसे एक नैरेटिव चला, डॉक्टर साहब
और जो हमारे एजुकेशन में लोग हैं जिनका सत्ताओं से कोई लेना देना नहीं, जो मठों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, सन्यासी हैं, हो सकता है कि हमारे जीवन की कुछ ऐसी कठिनाइयां हो कि जिसकी वजह से कुछ सच कहने में हमको थोड़ी परेशानी हो रही हो कि भाई एक अकेला पिता है, वो नौकरी करता है, कहीं सरकार नाराज हो गई, नौकरी चली जाएगी, हो सकता है कहीं कहीं। लेकिन जिसने सन्यास ले लिया है, ना कोई आगा है, ना पीछा है, ना सरकार है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। वो भी सवाल नहीं खड़ा करते कि भाई इस झूठ को सरेआम नेता बोलते हैं, नेता तो 90% बोलते ही है, उस पर मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन आम आदमी को जो पढ़ा लिखा है वो क्यों झूठ बोल रहा है? या तो वो अज्ञानी है, या उसे डर लगता है कि एक बने बनाए नैरेटिव को तोड़ूंगा तो मैं कहीं व्यवस्था में, कहीं नोटिस में ना आ जाऊं। सनातनी हिंदू समाज को सबसे ज्यादा झूठ बोला गया और सबसे ज्यादा झूठ की घुट्टी आप ही को पिलाई गई है, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यही तो कहना है। लेकिन प्रवचन 5-5 घंटे के, 10-10 घंटे के प्रवचन, हर चौराहे पे 2 कथाकार, ये यहां रामायण बता रहे हैं, वो वहां गीता बता रहे हैं, दुनिया जमाने के आपने लोग देखे होंगे, लेकिन सच कोई नहीं बता। छोट कोई सच के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोथी पढ़नी हो। हमारे यहां धर्म का अर्थ क्या है? हम किसे धर्म कहते हैं? धर्म का अर्थ क्या है? आप में से कोई जानता है? बताइए, हाँ ना में बोलिए कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जानती होंगे आप। धर्म का अर्थ क्या है? किसे धर्म कहते हैं? प्लीज प्लीज बोलिए, बैठे बैठे बोलो यार। That's right. वो तो आपने उसके शब्द की व्याख्या कर दी। धर्म हमारे संस्कारों में, इतिहास में, साहित्य में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। हम चलते फिरते कहते हैं माँ का धर्म ये है, पिता का धर्म ये है, राजा का धर्म ये है। तो अब अपने कर्तव्य को, जो आप पिता का कर्तव्य है कि घर की आर्थिक स्थिति को वो देखेगा, माँ का धर्म है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठेगी, खाना बनाएगी, घर के वगैरह हर एक का काम बटा हुआ है, इसलिए राजा का धर्म होता है। लेकिन महामूर्ख लोगों ने एक नैरेटिव चलाया, सारे धर्म बराबर है। कैसे आपने दो चीजें जो पोल्स अपार्ट हैं उसको एक कर दिया और सब बोल रहे हैं। धर्म दुनिया में जिस 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 कर्तव्य की बात कर रहा हूं मैं, पूरे दुनिया का जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से एक ही धर्म है। कौन सा है? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन किस पे खड़ा हुआ है? सनातन को आज के बच्चे को बताना है तो शुद्ध साइंस है। हम जाने अनजाने में कभी कभी बोलते हैं फला फला का स्वर्गवास हो गया, हमने उनको 5 तत्व में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व क्या हैं? ये किसी लेबोरेटरी में नहीं बने। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये कहां बने? हम दुनिया की पहली और आखिरी, जब तक ये कायनात, ब्रह्मांड, यूनिवर्स रहेगा, तब से लेके अब तक हम उन 5 चीजों को पूजते नहीं हैं, उसकी पूजा नहीं करते विद ड्यू रेस्पेक्ट। इसको लोग बीच की लाइन काट देते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है। सूरज को सुबह सुबह पानी क्यों चढ़ाने के लिए बोला गया है? बताइए। यह पूजा पाठ नहीं है, यह ढोंगियों ने आपको बता दिया। आपके पूर्वजों ने, जब आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई थी, एक 5 साल के बच्चे से आप जब साइंस की बात करेंगी तो वो समझ नहीं पाएगा। उसे कुछ आप और लॉजिक दे करके अपनी बात कन्वे करना चाहती है। जैसे 5 या 6 साल का बच्चा, जो मां उसको दूध पिलाना चाहती है और वो दूध नहीं पीता है, भागता है। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप लार्जर समझ पाए।
तो माँ क्या करती है, जिस माँ को हमारे यहाँ समाज में माना गया है कि माँ का काम तो बस यही है, कुछ कहना है आपको? नहीं, कुछ टाइम का चक्कर तो नहीं। मैंने 5 तत्वों की बात की, उन्होंने कहा 5 ही। जो माँ उस बच्चे 5-6 साल के बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, आप इस चीज से जोड़ेंगे तब आपको मैं जो बात कह रहा हूं कि ये पूजा पाठ का मामला नहीं है। वो 5 साल का बच्चा जब दूध नहीं पीता तो माँ उससे क्या कहती है बताइए? हम सबकी माँ ने, चाहे वो करोड़पति माँ हो, चाहे गरीब माँ हो, चाहे इस जाति की हो उस जाति की हो, एक ही सेंटेंस बोलती थी। वो जब वो दूध नहीं पीता था, माँ पीछे पीछे भागती थी तो उससे कहती थी, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो भौबो काट लेगा तुम्हें। वो भौबो अभी भी है। हम सनातनी भौबो पे अटक गए, लेकिन माँ पढ़ी लिखी नहीं थे। लेकिन उस माँ की साइंस देखिए कि उस 5 साल के बच्चे को, क्योंकि उसका एजेंडा है कि दूध पी ले, क्योंकि वो उसको स्वास्थ्य के लिए, उसको साइंटिफिकली नहीं समझा सकती थी। अब क्या करा उस माँ ने? अब वो 12 साल का हो गया। अब 12 साल के बच्चे से कम्युनिकेट कर सकती है। अब वो उससे क्या कहती है कि दूध पी लो, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इससे तुम्हारी हड्डी मजबूत होती है, और जब हड्डी मजबूत हो जाएगी तो जब भौबो आएगा तो मार के भगा देगा। 5 साल में बुला रही है, 12 साल में उसको वापस भेज रही है। एजेंडा उस माँ का क्या है कि बच्चा दूध पी ले। तो सनातनी 5 साल वाली जगह पे अटका हुआ है। गेट योर पॉइंट? उस बच्चे को जैसे दूध पिलाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये नैरेटिव गढ़ा कि जब सुबह सूरज निकले, जब पूरा पर्यावरण रात भर कार्बन डाइऑक्साइड दे, तो जब सूरज की किरण निकलेगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उससे रिएक्ट करके जब वो आप पानी ऐसे चढ़ाएंगे और आंख खुली रहेगी और धार बनेगी, तो सूरज की सुबह की प्योर फॉर्म की रेस एक जगह इकट्ठी होगी और आपके यहाँ लगेगी, तो पूरे दिन के लिए आपके शरीर को जो अग्नि चाहिए वो आपको पूरे दिन के लिए मिल जाएगी। उन 5 तत्वों से सिंबॉलिकली जोड़ा, क्योंकि मनुष्य की एक एटीट्यूड होता है कि वो अनसीन किसी चीज से डर के करता है कोई काम कि अच्छा ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां उस ऋषि मुनि ने, या आज की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो हमारे काम को पूरी दुनिया में बता रहा है क्लाइमेट चेंज की कहानी, तब नहीं थी, हम ही थे तब भी, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम वहीं अटक गए। तब पूरे पर्यावरण में उसने कहा कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ की पूजा करना। वो नहीं पता, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था कि आप 5 साल की अवस्था में थे, तो उसने कहा पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है, इसकी पूजा करना। और जब पूजा का भाव आता है तो आप उस चीज को पवित्र रखते हैं, साफ रखते हैं, उसको उसकी केयर करते हैं। आज आपके इस जनरेशन को पता चला कि जिस पेड़ की पूजा करने के लिए बोला गया था, वो ये नहीं कहा था कि जाके उसमें लड्डू खिला देना, कलावा बांध देना, उसकी जड़ में दिया रख देना, ये नहीं बोला था। ये डिटोरेशन हुआ। पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जिसकी सनातनी हिंदू पूजा करते हैं। पूजा करने का मैं फिर वही कह रहा हूं, अर्थ यह था कि आप वहां तक जाएं, उसको केयर करें, ना उसको कोई काटे, ना उसको कोई गंदा करे। उसका नाम है पीपल, और पीपल इसलिए पूजना चाहिए, पीपल इसलिए उसकी केयर करनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कनेक्ट करा उसने। हमारे देश में, वो दुनिया भर में मैं नहीं जानता क्या है, मां जो है हमारे समाज में, हमारे साहित्य में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। मां दुनिया की पहली और आखिरी सच्चाई है। पिता क्या है? अगर मां दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है तो पिता क्या है? कभी लगा, आपने सुना, आपने कभी कभी ऐसा मन में ख्याल आया? मां सच्चाई है और पिता सिर्फ विश्वास है कि नहीं है? कैसे बता सकती हैं कि फला फला आपके पिता है? किसने बताया? आपकी मां ने बताया तेरे पिता हैं, आप विश्वास में तो चल रही हैं। वो दिल्ली वाला है, वो प्रमाण पत्र मांग लेता, बात अलग है, उसकी अपनी समस्या है बेचारे की। लेकिन मां क्यों सच है कि मां ने ही हमको पेट में रखा है, उसी ने जन्म दिया है। इसलिए छोटी सी बात देख करके आपको बता दूं, मुझे 5 मिनट की चिंता हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैसे जो बाहर के लोग आए, जो आपकी असली जड़ थी, जो उसकी रूट थी, कैसे उन्होंने काटा। कि ब्रिटिशर्स ने जब यहां बंगाल में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपका डॉक्यूमेंट है कि आप किसके पुत्र हैं,
उस सर्टिफिकेट को जब तक अंग्रेज अफसर वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आपको नौकरी के लिए वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। अब सुनने में तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन मैं पूछता हूं कि माइकल जैक्सन को कैसे पता था कि मेरी मां कौन है? उसने कहां देखा? उसके पास कौन सी सोर्स है? लेकिन आपकी उस वैल्यू को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने शुरू किया कि नहीं, जब तक अंग्रेज अफसर नहीं वेरीफाई करेगा तब तक आपके पिता जो आप कह रहे हैं वो है नहीं है, उसके बाद ही माने जाएंगे। और ये भारत में चलता रहा। इसलिए किसी छोटी चीज को आप छोटा समझें। मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, उसकी पुनर्स्थापना की बात कर रहा हूं, उसके लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आपको बड़े फैसले नजर आते होंगे, मुझे कोई खुशी उशी नहीं है कि ये बन गया वो बन गया, ये बनते रहेंगे बिगड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं होती। लेकिन इस सरकार का, मैंने फिर कहा, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अगर किसी ने कोई उस सिविलाइजेशन को, उस संस्थान को, उस पूरी नस्ल को एक छोटे से काम से खत्म कर दिया हो तो जरूर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जनरेशन उसकी इंपॉर्टेंस समझे। हो सकता है जैसे हम 800-900-700 साल बाद ये समझ रहे हैं, हजारों साल के बाद हम ये समझ रहे हैं, आने वाली नस्लें होंगी, उसमें नाम लिखाना चाहते हैं कि एक आदमी उस वक्त सच बोल रहा था। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, फिर कह रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी भूल जाइए, प्रधानमंत्री भूल, उसके उस काम को देखिए, बस उससे खुश हो नाराज हो, वोट किसे दें, दैट्स योर प्रेरोगेटिव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद पहला जियो निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर। इस देश के 90% लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस पर दूध सस्ता नहीं हुआ, कुछ फ्री नहीं बटा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमीडिएटली, विद इमीडिएट इफेक्ट, आज के बाद से भारत का हर नागरिक, हर बेटा बेटी अपना सर्टिफिकेट मैं किसका बेटा हूं या किसकी बेटी हूं खुद अटेस्ट करेगा। अब आपको उसको लगता है कि यार मेरे बारे में ये अंग्रेज कैसे जानता है? ये आज की डेट में भी तो आप गजेटेड ऑफिसर के पास जाती थी, गजेटेड ऑफिसर कैसे जानता था कि आपके पिता कौन है, जो उसको वेरीफाई कर देता था? ह्यूमिलेशन था ये हमारे साथ। मेरा पिता कौन है, मेरी मां ने जिसे बताया मैं उसी को मानता हूं। तो आपकी चारों पांचों चीजों के लिए मां को इतना मजबूत बनाया गया। और हमारे समाज में यह गलतफहमी है पुरुषों की, ये खुली गुंडागर्दी एक तरीके से, कि अपने आप को आप महान दिखाते हैं। हमारे संस्कारों में मां सबसे पवित्र मानी जाती है, इसलिए हमारे जितने भी पानी के स्रोत हैं सबको गंगा मां, कृष्णा मां, जमुना मां, कावेरी मां पिताजी के नाम पे नहीं है। नहीं थी तो भाई, अब ब्रह्मपुत्र का हाल देख रहे क्या हो रहा है। मैं आपको एक लार्जर नैरेटिव दे रहा हूं ना। तो हम उन पांचों चीजों की, जो आज की डेट में कहें, हम साइंटिफिक लोग हैं इसलिए उन्हीं पांचों को मानते हैं। और जब वो 5 चीजें आपके शरीर में नष्ट हो जाती हैं तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए आज आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ करें न करें, इस बात की चिंता मत करिएगा कि कोई आदमी बहुत बड़ा है। और अगर हमारे मन में उसके प्रति निजी विचार आपके किसी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है, तथ्यों पे किया है, तो कहने से कभी डरिएगा मत। सनातनी वंश में पैदा हुए हो, सनातन का मतलब ही साइंस है, तो आप डर ही नहीं सकते किसी से। दुनिया की कोई शक्ति आपको डरा नहीं सकती। आप डरते इसलिए हैं कि आप हजारों चीज लालच से ग्रस्त हो गए हैं। ये कहूंगा तो ये नहीं मिलेगा, ये कहने से मुझे ये छूट जाएगा, ये कहने से वो नाराज हो जाएंगे, ये कहने से मुझे चांस नहीं मिलेगा। जो आज बैठा है ना सत्ता पे, और जिनको बैठना था सत्ता पे, उन्होंने 98 में बराबर में नहीं बैठाया था, अपने जूतों के नीचे बैठाया था उस आदमी को। उसकी डेस्टिनी में था। ये मैं आपको इसलिए कि आपके दौर में ये चीजें हुई तो आप देख सकते हैं। जो हृदय हिंदू सम्राट के नाम से पूरे देश में जाने जाते थे, उनके भाग में नहीं था। वो 96 साल की उम्र में आज भी अपनी कोठी में घूम रहे हैं। और जिस आदमी को जूतों में बैठने की जगह दी 98 के अंदर गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में, वो देश का प्रधानमंत्री है। डेस्टिनी तय करता हो। जिसके में नहीं है वो क्या कर रहा है? कभी सोना से आलू बना रहे, कभी जीन्स, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर।
मंदिर में जाने से नहीं होगा। अगर इसी में कंपटीशन हो गया कि ये मंदिर जाता है वो मंदिर जाता है, तो ये आदमी समझ ही नहीं रहा कि ये मंदिर में जाके तिलक लगवा रहा है, उसे पता नहीं सामने वाला विभूति लगा के खड़ा हुआ है। तो दोनों में फर्क समझिए। इसलिए आज आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, अच्छे जर्नलिस्ट बनिए। अच्छे जर्नलिस्ट का मैं कतई नहीं मानता कि आप कितने बड़े अखबार में काम करते हैं, आपको बड़ी सैलरी मिलती है। जैसे हम उस दौर के लोगों में से हैं कि हमने पुराना भी देखा, नया भी देखा। हम 10 साल पाकिस्तान के मूवमेंट में शामिल हुए, ओपन वीज़ा था, आते थे जाते थे, लेकिन तब भी उनके लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, जहां भी गए वही कहा जो यहां बोलते हैं। और उसमें कुरान को भी कोट कर दिया मैंने कहा ये मत समझना क्या कहते कि पुष्पिंदा लाहौर में बोलेगा, कराची में बोलेगा तो डरेगा। ये एक ही बार रुकेगी नस, रोज रोज नहीं रुकेगी, और कोई माई का लाल इसे समय से पहले नहीं रोक सकता। और जब रुकनी होगी तो लोग सोते सोते चले जाते हैं। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिएगा, एकदम सत्य बोलिए और वो फैक्ट बोलिए जो आपको अच्छा लगता है। ये नहीं, जो सच है वो किसी को बुरा लगे उसकी चिंता मत कीजिए। और आपके पास अपनी बात कहने के लिए इतने सारे मीडियम हैं। नौकरियों की दौड़ में जाएंगे, आप कुछ दिन के बाद फ्रस्ट्रेट होंगे, हमें यहाँ नहीं मिली, यहाँ से निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया। वो ये दौर जो है नौकरियों का दौर नहीं है। 24-24 घंटे टेलीविज़न चलाने हैं, अखबार छापना है, अखबार छपेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, चैनल चलेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। इसलिए अगर हम क्रांतिकारी जो बातें हम कह रहे हैं उसको लोग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी इस देश में है जो ये बातें सुनना चाहती है, जो इसको समझना चाहती है। वो टेलीविज़न इंटरटेनमेंट के लिए देखने लगते हैं। आज भी बहुत सारी बातें हैं, वो कभी फिर आपसे लंबी होंगी, लेकिन आपने मुझे बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं शिप्रा जी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। शिप्रा जी से तो आज मिला तो मुझे सच में, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि लोग बड़े हो जाते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं समझता। तो मंच से आपके सामने आपका कोई साथी अगर उसने कुछ आपको ऐसी बात बताई हो तो लोग कोशिश करते हैं मंच से उसका नाम न लें। शिप्रा जी ने, मुझे ये नहीं पता था, काफ़ी साल से मेरी उनसे बातचीत है, आज चाय पी रहा था जब उनके साथ में, तब मुझे पता चला कि राजस्थान में स्वामी विवेकानंद का रिश्ता राजस्थान से बहुत नज़दीक रहा है। और क्या क्या उन्होंने कहा, उस जगह मैंने कहा कि आप पूरी मुझे लिख के दीजिए, तब उसको वेरीफाई करके फिर हम बोलेंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सुभाष को पढ़ सकते हैं आप, सुभाष ने क्या क्या किया। असल में अगर आप देखा जाए तो हमारे पूरे उस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि जिनका नाम था, जो हमारे पिताजी थे, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और वगैरह वगैरह हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे ये नहीं लगाएंगे तो इस देश में बवाल हो जाएगा कि आपने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन गांधी जी ने जो खुल्लम खुल्ला किया, इसलिए गांधी जी बड़े, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बड़े होंगे कदम में। हमारे समाज में बड़े की पूजा होती है, बिजनेसमैन की पूजा नहीं होती। हम उस फकीर को बड़ा मानते हैं जो विचार दे रहा है। इसलिए गांधी जी ने एक पंडित लक्ष्माचार्य द्वारा लिखा हुआ एक भजन, जिस भजन को इस देश में फ्रॉड तरीके से जन जन तक पहुंचाया, पंडित लक्ष्माचार्य जी ने जो भजन लिखा था, उस भजन का नाम आप जानते हैं, रघुपति राजा राजा राम पतित पावन सीताराम। ये सुना आपने? लेकिन इतना बड़ा शख्स, कौन लोग थे जिन्होंने ये झूठ और फ्रॉड किया, और क्यों उन्होंने सवाल नहीं पूछा? वो तो कहते थे एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी ने उस भजन की ओरिजिनल 2 लाइनों को निकाल करके अपने स्वार्थों के लिए उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये झूठी 2 लाइनें जोड़ी। ओरिजिनल भजन में नहीं है जिस पंडित ने लिखा था। ये हमारे तो घोटाले इतने हैं आजादी के कि इस पे एक लंबी फाइल बन सकती है। इसलिए सच बोलिए, जोर से बोलिए, पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार है।
पूरी दुनिया को भी पता चल गया है कि जहां से सभ्यता शुरू हुई थी उस देश में जागृति आ रही है। इसलिए पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है कि किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को रोको। इसकी चिंता मत कीजिएगा आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। वोट देने जब भी जाएं तो ये सोच के कभी मत दीजिए कि किस पार्टी ने साड़ी, पैंट, दूध, चावल। अगर सनातनी समाज और सनातनी सभ्यता के वंशज हो तो अपनी कीमत मार्केट में इतनी लगाओ कि दुनिया की कोई ताकत खरीद न सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।